So very good afternoon everyone. I welcome you all for the first chapter of Science and Technology part 2. Today we are going to see the first chapter of our syllabus in this session. The name of the chapter is Classification of Plants. So before entering the chapter, what are the concept we cover from the chapter. तो चैप्टर में जाने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है, इस चैप्टर से हम कौन से कंसेप्ट को क्या है क्लियर कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी नाउ. फर्स्ट वन इज अ किंगडम प्लांटे. फर्स्ट वन कंसेप्ट इज किंगडम प्लांटे. नेक्स्ट वन इज अ सब किंगडम गैम्नोस्पर्म्स. Subkingdom gymnosperms, and third subkingdom angiosperms. So these are the concepts we cover from this chapter. इस चैप्टर में हमें तीन कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लेना है. फर्स्ट वन इज किंगडम प्लांटे, नेक्स्ट वन इज सब किंगडम गैम्नोस्पर्म्स, एंड थर्ड वन इज सब किंगडम एंजियोस्पर्म्स. सो नो दैट 5 क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट इज नेसेसरी. प्लांट का क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है? सो नो दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ. So it is impossible to study each and every plants. That's why plants are divided into the different groups with the help of their differentiation and the similarities. तो अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, तो हर एक प्लांट्स का स्टडी करना हमें क्या होता है इम्पॉसिबल है. इसीलिए हर एक प्लांट्स को उसके कैरेक्टर के ऊपर, उसकी जो सिमिलैरिटीज है या उसकी जो डिफरेंसेस है, इसके ऊपर क्या होता है अलग अलग ग्रुप में उनको क्या है डिवाइड किया. तो ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? वो इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, हाउ प्लांट्स आर बेनिफिशियल टू अस, एंड व्हाट आर द रिलेशन ऑफ प्लांट्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म या other animals, and what are the uses of plants for other living organism. तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या रीजन है? Why the classification of a plant is necessary? So what is the reason behind this? We easily understand the characters of a plants, structure of a plants, so which plants are useful to other living organism, and what are the relation between the plants and the human beings. So we know that what is the relation between the plants and the human beings. Plants depending upon the living organism and living organism depending upon the plants. कुछ चीजों के ऊपर प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है और एनिमल्स क्या बोलो तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. डिस्कस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हमें इसके बारे में डिस्कशन कर लेना है. अंडरस्टैंड? नाउ सी, सो पीपल स्टार्टिंग आवर चैप्टर, कैन यू रिकॉल समथिंग? कैन यू रिकॉल में हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बीन क्लासिफाइड? नाउ सी, हाउ हैव बीन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ध्यान में रखिए. सो देयर आर ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर है उनको किस बेस के ऊपर क्लासिफाई किया तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सर, नाउ डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिकॉल हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बीन क्लासिफाइड? हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म how have living organism
living organisms being classified. Now see, so living organisms have been classified. Living organism so have been classified on the basis of their characteristics. So living organism have been classified on the basis of their characteristics. जितने भी living organism है उनको किस basis के ऊपर classify किया बोलो तो with the help of characteristics. Understand? Now see the next question. So which criteria are used for classification of a living organism? Explain with a flow chart. तो फ्लो चार्ट के माध्यम से हमें उसको क्या करना है, एक्सप्लेन कर लेना है. सो विच क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. द लास्ट सेशन ऑलरेडी वी डिस्कस्ड approximately 7 millions of animal species are available on the earth. So on which basis and which criteria are used to classify the living organism? So ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है उसके आधार के ऊपर एनिमल्स को क्या हो तो क्लासिफाई किए. सो लेट्स सी. So which criteria are used for the classification of a living organism? So which criteria are used for classification of a living organism? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस आधार के ऊपर हुआ है और कौन से नियमों के आधार के ऊपर हुआ है, इसके बारे में हमें क्या है डिस्कशन कर लेना है. नाउ सी. सो which criteria is a very important question for you. So which criteria are used for classification of organism? Classification of living organisms. So which criteria are used for the classification of a living organism? Some of the criteria used to classify the living organism. Now see, there are different kinds of the criteria are used for the classification of a living organism. We explain one by one. तो किन आधार के ऊपर, किन क्राइटेरिया के ऊपर एनिमल्स को क्या हो तो अलग अलग ग्रुप में क्या हो डिवाइड किए सो है, इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना. नाउ दिस फर्स्ट वन क्राइटेरिया, complexity of a cell structure. First one criteria is a complexity of a cell structure. Now see, so only that the structure and the functional unit of a life is a cell. The life process of each and every living organism is mainly depending upon the cell. The cell perform all the activities in a body of a living organism. Some are unicellular, some are multicellular living organism. हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स रहेंगे या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी सेल्स रहेंगे उनके बॉडी का डेवलपमेंट, उनके स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है तो इज डिपेंडिंग अपॉन द सेल, बिकॉज द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक फंक्शनल है, जो स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इज डिपेंडिंग अपॉन द सेल. अंडरस्टैंड? नाउ सी complexity of a cell structure. So on this criteria animals are classified. How? Now see, there are two kinds of a cell structure in the living organism. One is a prokaryotic and next one is a eukaryotic. Now see, there are two kinds of a cell. One is a prokaryotic and next one is a eukaryotic. There are two kinds of a cell. One is a prokaryotic and next one is a eukaryotic. Now see, so prokaryotic cell do not have a nucleus and other cell membrane. जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें क्या बोलो तो absence of nucleus
ऑब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, उनमें क्या रहेगा, न्यूक्लियस क्या है, ऑब्सेंट रहेगा, एंड ऑब्सेंस ऑफ अदर सेल मेम्ब्रेन्स, अदर सेल मेम्ब्रेन, जो अदर सेल मेम्ब्रेन है वो ऑब्सेंट रहेंगे, और न्यूक्लियस में क्या रहेगा, वो तो ऑब्सेंट रहेगा। सो यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, उनमें क्या होता, क्या रहता है, प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस एंड प्रेजेंस ऑफ अदर सेल वॉल या अदर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल या विथ सेल वॉल। Listen, those cells having the nucleus and other cell membrane, yeah, with cell is called as the eukaryotic cell. Understand? There are two kinds of a cell in the living organism. One is a prokaryotic and next one is a eukaryotic. So now, in prokaryotic cell, absence of a nucleus and absence of a other cell membrane and without cell wall. And eukaryotic, presence of a nucleus or presence of a cell wall. Understand? So on this basis animals are classified. तो किसके ऊपर बोलो तो, complexity of a cell structure. One is a prokaryotic and next one is a eukaryotic. Now see the next one criteria. अब next कौन सा criteria है, इसके ऊपर animals को क्या बोलो तो classify किए सो living organism. Now see complexity of a body organization. Complexity of body organization, body organization, complexity of a body organization. Now see, we know that there are some unicellular organism and some are multicellular organism. Now see, complexity of a body organization, this is the next criteria are used for the classification of a living organism. Now see, some animals are unicellular. Only single cell perform all the activities of body. Take example of amoeba, paramecium, hydra. Unicellular organism में single cell perform all activities. Single cell perform all activities. Understand? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल रहता है वही सेल क्या हो तो पूरा फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है. नाउ सी मल्टीसेलुलर, नाउ सी नंबर ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड द ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म देयर एक्टिविटी. अंडरस्टैंड? तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर आर different kinds of tissues, different kinds of cell and different kinds of the organs are perform their function. Understand? Now see the next one criteria. Next one is now see presence or absence of cell wall. Now see presence or absence of cell wall. Now see the next one criteria is a presence or absence of a cell wall. Now see cell wall is present in the plant body. तो प्लांट की बॉडी में क्या हो तो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनिमल्स की बॉडी में क्या हो तो सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट नहीं रहता है. अंडरस्टैंड? नाउ सी इन प्लांट्स सो सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स. प्लांट्स में क्या हो तो सेल वॉल क्या प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल इज अब्सेंस, सेल वॉल इज अब्सेंस in animals. Listen, that's why these criteria are used for the classification of a living organism. The presence of a cell wall and the absence of a cell wall. Now see the next one criteria. Now see the next one criteria. Mode of nutrition. Mode of nutrition. So mode of nutrition. Now see, some living organisms are autotrophic modes, some are heterotrophic modes. Understand? There are two kinds of modes, mode of nutrition. One is autotrophic and next one is heterotrophic. So all green plants prepare their own food in the presence of sunlight with the help of chlorophyll. We know that. And all
the remaining living organisms are depending upon the plants. That's why the remaining living organisms are called as the heterotrophic nutrition, because these animals cannot prepare their own food depending upon the plants. There are two modes of nutrition. One is autotrophic and next one is heterotrophic. But the meaning of auto means self. खुद का काम खुद कर लेना. So green plant prepare their own food in the presence of sunlight with the help of chlorophyll. And remaining living organisms like microorganisms. Now see, human beings and animals are depending upon the plants for food. तो फूड के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं बोलो तो मेनली डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट वन इज heterotrophic mode of nutrition. So there are two kinds of mode of nutrition. One is autotrophic mode of nutrition and next one is heterotrophic mode of nutrition. Auto means a cell. The good example of autotrophic is plants. So plants are the autotrophs and human beings and animals are the heterotrophic mode nutrition. Human beings and animals and the other living organisms are the heterotrophic mode in the nutrition. Now see the last one criteria, mode of reproduction. Now see. So mode of reproduction. Mode of reproduction. So we know that reproduction is a very important system of our body. So with the help of reproduction, the continuation of life on the earth surface. रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या बोलो तो कंटिन्यूएशन चलते रहता है. इफ देयर इज no reproduction means there is no life on the earth surface. Understand? There are different kinds of the living organism are reproduce their young ones with the help of sexual modes. Asexual mode and the sexual mode of reproduction. So reproduction is the very important system of our body. So with the help of reproduction system, we reproduce our young ones for the continuation of life on the earth surface. Animals, human beings and the other living organisms. Some organisms reproduce with the help of a sexual mode. Some are using with the help of a asexual mode. For example, amoeba, hydra reproduce their young ones with the help of a budding process, fermentation. Understand? Now see the mode of reproduction. One is asexual and the sexual. Sexual and asexual. So different organism having the different sex organs. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हो अलग अलग उनके क्या बोलते हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उनमें क्या बोलते हो सेक्स ऑर्गन्स. So understand, these criteria are used for the classification of a living organism on the earth surface. One first one is a complexity of a cell structure, complexity of a body organization, presence or absence of a cell wall, mode of nutrition, mode of reproduction. So these criteria are used for the classification of a living organism. Understand? Now, next one constitution. Understand classification of a living organism with the help of a flow chart from your textbook. आपके टेक्स्टबुक में आपको पूछे सो है explain the flow chart. या आपको flow chart आपको पूछे सो है explain the flow chart of a living organism, the classification of a living organism. Now see. Now see, living organisms. So living organisms are classified into the two cell structure. One is prokaryotic. So next one is eukaryotic.
So first one, living organism classified on the basis of cell structure. One is eukaryotic, and next one is prokaryotic. Now see, so prokaryotic includes in the kingdom Monera. जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो कौन से किंगडम में आते हैं बोले तो किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा. Now see, eukaryotic cell further classified into the two kinds of organism. One is a unicellular, unicellular, and next one is a multicellular. Next one is a multicellular. Understand? Now see, so multicellular organism further classified into the two categories. One is with cell wall, without cell wall. Now see, multicellular का फिर से क्या उसमें क्लासिफिकेशन ऑल्सो है. वन इज विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल, and next one is without cell wall. So multicellular organism further classified into the two groups. One is with cell wall and next one is without cell wall. Now see, so with cell wall further classified into the two categories. One is heterotrophic and next one is heterotrophic. Now see, so with the cell wall further classified into the two categories. One is heterotrophs, and next one is heterotroph, heterotrophs. And cell without cell wall is further classified into the kingdom Animalia, kingdom Animalia. Understand? So these are the classification of a living organism. We explain with the help of a flow chart. ऐसा में कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, draw the structure, draw the flow chart of a classification of a living organism. So we draw the flow chart of a living organism. Understand? Now see the next one question is, so next one question is, which criteria are used for the classification of a plant? Plant का classification कौन सी basis के ऊपर किया सही? So on which basis the classification of a plant, कौन से basis के ऊपर plants का classification किया है, इसके बारे में हमें discussion कर लेना है. Now see how the plants are classified. Understand? Next one question is how the plants are classified. How the plants are classified. So which criteria are used for the classification of plants? On which basis plants are classified? कौन सी basis के ऊपर plants को क्या बोलो तो classify किए सो? Now see, plants are classified on the basis of following criteria. First one is the presence or absence of organs. Now see, first one is a presence or absence of organ. Presence or absence of organ. Presence or absence of organs. So plants also having the organs like a stem, root, leaves, fruits. There are different kinds of the organs of plants. Some plants having the different kinds of the organs and some plants cannot have the different kinds of the organs. Now see, Thallophyta and the Bryophyta. So Thallophyta plant without root, stem and the leaves. So Thallophyta जो plants रहते हैं उनमें क्या होता है, absence of, now see, without root. ये क्या रहेंगे? Without root. This now stem and leaves. उनमें क्या होता है, root नहीं रहेंगे, stem नहीं रहेंगे और क्या होता है, leaves क्या है, absent रहेंगे. Understand? So Thallophyta, so without root, stem and the leaves. And next one is Bryophyta. Bryophyta
विथ रूट स्टेम एंड द लीव्स, इनमें क्या रहेंगे बोलो तो विथ रूट स्टेम एंड लीव्स, stem, root and the leaves. Understand? Now the next one criteria is a presence or absence of a separate conductive tissue for the conduction of water and the food. Now so there are two kinds of tissues are present in the plants for the conduction of water and the food from the soil. तो प्लांट के बॉडी में दो प्रकार के टिश्यू रहते हैं, वन इज जाइलम एंड द नेक्स्ट वन इज अ फोलम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द फूड फ्रॉम द सॉइल. नेक्स्ट वन क्राइटेरिया इज now see presence or absence of absence of separate conducting tissue for conduction of water and food. So we know that different kinds of the conduction tissue are present in the plants for the conduction of food and the water. So this criteria are used for the classification of a plant. तो एक क्राइटेरिया क्या हो तो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या है जरूरी है. नेक्स्ट सी presence or absence of flowers, fruits and the seeds. Now see, the next one is a presence or absence of flowers, fruits and seeds. The next one criteria is presence or absence of flowers, fruits and the seeds. So phanograms have seeds and cryptograms lack of flowers, fruits and the seeds. In the some plants do not have seeds, lack of flowers, fruits and the seeds. तो कुछ प्लांट में क्या बोलो तो फ्लावर्स नहीं रहते, फ्रूट्स नहीं रहते, सीड्स नहीं रहते. Some flowers having the fruit, seeds and the flowers. Now see next one, whether seeds are enclosed within a fruit or not. क्या फ्रूट एनक्लोज है या नहीं है. वेदर seeds are enclosed, whether seeds are enclosed within a fruit or not. So whether seeds are enclosed within fruit or seeds, अपना जो सीड्स रहता है वो फ्रूट में एनक्लोज है या नहीं है, इसके ऊपर भी क्या बोलो तो प्लांट्स का क्या है क्लासिफिकेशन क्या है नेसेसरी है. नाउ सी गैम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, सीड आर नॉट क्लोज विथिन द फ्रूट. जो गैम्नोस्पर्म में क्या बोलो तो सीड्स आर नॉट एनक्लोज विथिन अ फ्रूट. इन एंजियोस्पर्म सीड्स आर एनक्लोज विथिन अ फ्रूट्स. एंजियोस्पर्म में क्या रहेगा, सीड्स आर एनक्लोज विथ fruits. In angiosperm, seeds are enclosed within the fruits. Now last one is a number of cotyledons in the seed. Number of cotyledons in the seed. Now see, so how many cotyledons in the seed. तो एक सीड में कितने cotyledons है, इसके ऊपर ही क्या होता तो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किए. सो नाउ सी मोनोकोटिलिडन्स या वो सीड्स विद वन कोटिलिडन्स. जो हमारे मोनोकोटिलिडन सीड्स है उसमें क्या बोलो तो एक ही क्या रहता है कोटिलिडन रहता है. एंड डाइकोटिलिडन्स मींस टू काइंड्स ऑफ कोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स एंड द डाइकोटिलिडन्स. सो दिस आर द क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है. फर्स्ट वन इज presence or absence of organs, presence or absence of a separate conducting tissue for the conduction of water and the food. Next one, presence or absence of flowers, fruits and the seeds
whether seeds are enclosed within a fruit or not. Last one is a number of cotyledons in the seeds. So these criteria are used for the classification of plants. Okay, today's stop here. We will continue on the next session. So in this session, already we discussed on which criteria living organisms are classified, and next one, how plants are classified, and draw the flowchart of a classification of a living organism. Understand? Okay, today's stop here. We will continue on next session.